हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है महमूद गजनवी। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में जाना और उसका जो टाइम पीरियड है 990 ईस्वी से 1030 ईस्वी, और इसमें से अधिकतर समय जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण में उसका गुजरा। 1000 ईस्वी से उसने भारत के ऊपर 1027 ईस्वी तक करीब करीब 17 बार आक्रमण किया। और इन आक्रमणों में उसने भारत को किस तरह से लूटा और अपने साम्राज्य विस्तार करता गया, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि पहले तो उसने गजनी के अंदर कैसे शासक बना, और उस समय तक भारत की जो स्थिति थी वह किस तरह थी जो उसको उकसा रही थी, और उसने जो आक्रमण के उद्देश्य क्या क्या थे वह सब हम लोगों ने इस पिछली वीडियो में देखा था। और अब हम आगे बढ़ते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण। भारत की राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा तथा आर्थिक समृद्धि ने महमूद गजनवी को आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। उसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर अनेक आक्रमण किए। यद्यपि महमूद के आक्रमण की संख्या पर मत भिन्नता है। एलियट और डाउसन यह संख्या 17 बताते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आक्रमण है सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण। ये हुआ था सन 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में भारत के सीमावर्ती प्रदेशों की जनजातियों को महमूद ने पराजित किया। उसने वहाँ के कुछ किलों और नगरों को जीतकर उस प्रदेश पर अपना शासक भी नियुक्त कर दिया। फिर दूसरा है पंजाब पर आक्रमण 1001 ईस्वी में। महमूद का प्रथम प्रसिद्ध आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल पर था। युद्ध में जयपाल की पराजय हुई, वह उसे बंदी बना लिया गया। जयपाल ने बहुत धन देकर स्वयं को मुक्त कराया, किंतु अपने इस अपमान को वह सह न सका और 1002 ईस्वी में उसने आत्मदाह कर लिया। निस्संदेह जयपाल की पराजय एवं अंतर दुखद था, किंतु जयपाल के संघर्ष से ये बात स्पष्ट है कि जयपाल एक असावधान शासक नहीं था। वह अपनी सीमा के निकट उठ खड़े होने वाले तूफान से परिचित हो गया था और उसे समाप्त करने के लिए उसने आक्रमणकारी नीति का अनुसरण किया, जिसका अभाव हमें परवर्ती हिंदू शासकों में देखने को अपवाद स्वरूप ही मिलता है। दूसरा, फरिश्ता के कथन से यह भी स्पष्ट है कि भारत के हिंदू राजा इस्लाम के बढ़ते खतरे से सर्वथा उदासीन न थे, जैसा साधारणतया उन पर आरोप लगाया जाता है। हिंदू राजाओं ने जयपाल की सहायता के लिए अफगानिस्तान के दूरस्थ ठंडे और पहाड़ी भाग में भी अपने सैनिकों को भेजा था। फिर तीसरा इसका आक्रमण है महमूद गजनवी का, वो है भेरा पर आक्रमण 1003 ईस्वी। 1003 ईस्वी में महमूद ने झेलम तट पर स्थित भेरा पर आक्रमण करके वहाँ के शासक भीरा राव को पराजित किया। अपने पराजय से अपमानित होकर भेरा नरेश ने आत्महत्या कर ली और महमूद का भेरा पर अधिकार हो गया। फिर चौथा आक्रमण है मुल्तान पर आक्रमण 1005 ईस्वी में। 1005 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान के शासक दाऊद पर आक्रमण किया। दाऊद ने महमूद का वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु वह पराजित हुआ। उसने महमूद को अपार धनराशि उपहार के रूप में भेंट की तथा साथ ही वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। फिर पांचवा युद्ध है सुखपाल पर आक्रमण, और ये हुआ था 1007 ईस्वी में। महमूद ने आनंदपाल के पुत्र सुखपाल को मुल्तान का शासक नियुक्त किया था, परंतु महमूद के वापस जाते ही उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। महमूद ने यह आक्रमण सुखपाल को दंडित करने के लिए किया था। सुखपाल पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। उसने महमूद को 4 लाख दिरहम भेंट किए। महमूद ने उसे मुल्तान से खदेड़कर दाऊद को पुनः शासक नियुक्त किया। फिर छठा आक्रमण है आनंदपाल पर आक्रमण तथा नगर कोट की लूट। ये हुआ सन 1008 ईस्वी में।
1008 ईस्वी में महमूद ने पंजाब के शासक जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल पर आक्रमण किया। आनंदपाल ने तुर्कों से लोहा लेने के लिए अनेक राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया। आनंदपाल ने तुर्क सेना से लोहा लेने के लिए उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, दिल्ली तथा अजमेर के राजाओं की सहायता से एक विशाल सेना तैयार की। मुल्तान के खोखरों ने भी आनंदपाल की सहायता की। झेलम नदी के किनारे वेहंद नामक स्थान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में आनंदपाल का पलड़ा भारी था, लेकिन उसका हाथी बिगड़ गया, जिससे राजपूत सेना में खलबली मच गई। तभी महमूद ने तीव्र गति से आक्रमण किया और उसकी पराजय विजय में बदल गई। इस विजय के परिणाम स्वरूप महमूद ने नगरकोट को 30 दिन तक लूटा और उजाड़ा। लेनपुल ने लिखा है, इस लूट में मिला माल इतना ज़्यादा था कि सारी दुनिया भारत की अपार धन राशि को देखने चल पड़ी। इस लूट का विवरण उद्बी ने विस्तार से लिखा है। फिर है वापस महमूद गजनवी के आक्रमण में 7वां आक्रमण जो हुआ वह था नारायणपुर पर आक्रमण 1009 ईस्वी। महमूद ने 1009 ईस्वी में नारायणपुर यानी कि वर्तमान अलवर पर आक्रमण कर मंदिरों को तोड़ा तथा लूटपाट की। फिर उसका 8वां आक्रमण मुल्तान पर पुनः आक्रमण 1011 ईस्वी में। जब मुल्तान के शासक दाऊद ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया तो 1011 ईस्वी में महमूद ने पुनः आक्रमण करके मुल्तान पर कब्जा जमाया और बहुत बड़ी संपत्ति लूटकर वापस चला गया। फिर उसका 9वां आक्रमण है त्रिलोचन पाल पर आक्रमण 1013 ईस्वी में। आनंदपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल के विरुद्ध महमूद ने 1013 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः दूसरे वर्ष उसने पुनः आक्रमण किया और त्रिलोचन पाल को इस युद्ध में परास्त होकर कश्मीर भाग गया। कश्मीर के शासक और त्रिलोचन पाल ने संयुक्त होकर तुर्की सेना का सामना किया, किंतु महमूद पुनः सफल हुआ। महमूद ने त्रिलोचन पाल की राजधानी नंदन पर अधिकार जमा लिया और वहां तुर्क शासन की स्थापना कर दी। फिर है थानेश्वर पर आक्रमण 1014 ईस्वी। महमूद ने 1014 ईस्वी में थानेश्वर के पवित्र नगर पर आक्रमण किया। सरस्वती नदी के तट पर भीषण संघर्ष के बाद नगर को लूटा गया। प्रसिद्ध चक्रास्वामी मंदिर की मूर्ति गजनी ले जाई गई, जहाँ उसे सार्वजनिक चौक में डाल दिया गया। फिर है 11वां कश्मीर पर आक्रमण 1015 ईस्वी। कश्मीर के शासक ने त्रिलोचन पाल को संरक्षण दिया था, अतः महमूद ने 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया। मौसम की खराबी के कारण महमूद को इस आक्रमण में सफलता नहीं मिली। फिर है 12वां बुलंदशहर, मथुरा, कन्नौज आदि पर आक्रमण 1018 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1018-19 में ईस्वी में बुलंदशहर, मथुरा और कन्नौज को आक्रमण का शिकार बनाया। सब जगहों पर उसने नगरों और मंदिरों में भयंकर लूट मचाई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इस अभियान में उसे 30 लाख दिरहम मूल्य की संपत्ति, 55,000 दास तथा 350 हाथी लूट में प्राप्त हुए। यह स्मरणीय है कि मथुरा हिंदुओं का उस युग में भी बड़ा तीर्थ स्थल था। यह भी दुर्भाग्य था कि मथुरा में इतनी जमा संपत्ति के एक अंश का उपयोग भी उसकी सुरक्षा के लिए नहीं किया गया था। धर्मांध विश्वास के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, यह गजनवी के आक्रमणों से देखा जा सकता है। उत्बी ने मथुरा के मंदिरों की जमा संपत्ति एवं बहुमूल्य मूर्तियों के बारे में विस्तार से लिखा है। इन सबको महमूद ने लूटा, नगर को बर्बाद किया और अनेक स्त्री पुरुषों का कत्ल कर दिया तथा अथवा गुलाम बना लिया। इसी प्रकार मथुरा के निकट वृंदावन का भी यही हाल हुआ और महमूद को लूट में अपार धन मिला। काश हिंदू मंदिरों में जमा संपत्ति का सदुपयोग हिंदू जाति के उत्थान तथा राजहित एवं मानव कल्याण में होता तो बेहतर होता। फिर है उसका महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण कालिंजर पर आक्रमण 1019 ईस्वी। महमूद ने कालिंजर के चंदेल राजा पर 1019 ईस्वी में आक्रमण कर उसे पराजित किया। यद्यपि उसकी विशाल शक्ति से स्वयं महमूद काफ़ी विचलित तथा भयभीत था, परंतु सौभाग्यवश स्वयं राजा ही दुर्ग छोड़कर भाग निकला।
महमूद ने इस स्थिति का लाभ उठाकर नगर को खूब लूटा तथा अपार धन संपदा प्राप्त की। फिर 14वां उसका आक्रमण हुआ, पंजाब पर आक्रमण, एक बार पुनः 1020 ईस्वी में। पंजाब के शासन में शिथिलता उत्पन्न हो जाने के कारण 1020 ईस्वी में महमूद ने एक बार फिर पंजाब पर आक्रमण किया। उसने पंजाब में पुनः सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया। फिर उसका 15वां आक्रमण हुआ, ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण, 1022 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1022 ईस्वी में एक बार फिर ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान भी उसने काफ़ी लूटपाट की। अब है 16वां महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, 1025 ईस्वी। ये काफ़ी प्रसिद्ध आक्रमण है। 1024 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर गजनी से प्रस्थान हुआ और मुल्तान, राजपूतना एवं काठियावाड़ होता हुआ महमूद गजनवी अनिलवाड़ जा पहुंचा। शासक भीम प्रथम अपनी राजधानी अनिलवाड़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। राजधानी को लूटने के बाद महमूद सोमनाथ पहुंचा। 1025 ईस्वी में महमूद अपने सबसे यादगार भारतीय अभियान सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर हमले के लिए निकला। सोमनाथ भारत के सबसे प्रमुख तीर्थों में था। हजारों गांवों का राजस्व मंदिर के रखरखाव के लिए समर्पित किया जाता था। सौंदर्य की दृष्टि से मंदिर अप्रतिम था और वहाँ अत्यधिक संपत्ति जमा थी। हीरे जवाहरातों से शिवलिंग का चित्र बना हुआ था। स्वयं शिवलिंग अधर में बिना किसी सहारे के लटका हुआ था। मंदिर में 200 मन सोने की जंजीर से उसका घंटा बजाया जाता था। 350 स्त्री और पुरुष शिवलिंग के सम्मुख नाचने के लिए रखे गए थे। शिवलिंग के भूगर्भ स्थल में अगाध संपत्ति जमा थी और 1000 पुजारी देवता की पूजा में संलग्न रहते थे। निसंदेह सोमनाथ का शिव मंदिर अद्वितीय था, परंतु पुजारियों का दम्भ अफसोसजनक था। जैसा तत्कालीन लेखक उद्बीन लिखता है, झूठे दम में आक्रमण के ऐन वक्त पुजारियों एवं अन्य भक्तजनों को यह विश्वास था कि महमूद भगवान सोमनाथ को हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं रखता था। पुजारियों का यह कहना था कि महमूद ने उत्तर भारत के देव मंदिरों को इस कारण नष्ट किया था कि भगवान सोमनाथ उन सबसे असंतुष्ट थे। सच तो यह है कि मंदिर परिवेश में उपस्थित जनसमूह इतना अंधभक्त था कि उन्होंने महमूद से लड़ने का साहस नहीं किया। एक कड़े संघर्ष में जिसमें 50,000 लोगों ने सोमनाथ की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई, महमूद ने बिना किसी विरोध के मंदिर को लूटा और भयंकर रक्तपात किया। इतिहासकार अलबरूनी के अनुसार राजकुमार महमूद ने मूर्ति नष्ट कर दी। उसने मूर्ति के ऊपरी हिस्से को तोड़ने और बचे हुए भाग को सोने और आभूषण और कड़े हुए वस्त्र समेत अपने निवास गजनी ले जाने का आदेश दिया। इसका कुछ हिस्सा चक्र स्वामी की कांस्य प्रतिमा जिसे थानेश्वर से लाया गया था के साथ रंग भूमि में फेंक दिया गया। सोमनाथ की मूर्ति का दूसरा हिस्सा गजनी के मस्जिद के दरवाजे पर पड़ा है। कहा जाता है कि महमूद अपने साथ 65 टन सोना ले गया। सोमनाथ पर आक्रमण से महमूद यकायकी नायक बन गया। और फिर है उसका सिंध के जाटों पर आक्रमण, 1027 ईस्वी। महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सीमांत प्रदेश के निवासियों के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से किया। उसे सोमनाथ विजय से वापस लौटते समय काफ़ी परेशान किया गया था। बड़ी संख्या में नरसंहार एवं लूट के बाद वह गजनी लौट गया और 1030 ईस्वी में उसकी गजनी के अंदर मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रभाव क्या पड़ा। डॉक्टर R.C. मजूमदार जैसे प्रख्यात इतिहासकार का विचार है कि महमूद ने भारतीय इतिहास पर कुछ स्थायी राजनीतिक सामाजिक छाप छोड़ी, जो मुख्यतः इस प्रकार है। पहला, महमूद के हमलों के कारण भारत को जनधन की अपार हानि उठानी पड़ी। हजारों हिंदू उसकी बर्बरता के शिकार हुए और भारत की सैन्य शक्ति को गहरा आघात लगा। भारत को विपुल आर्थिक हानि उठानी पड़ी, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में कभी भी नहीं हो सकी। भारत के मंदिरों, भवनों, ऐतिहासिक समृद्धशाली नगरों के विनाश से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को गहरी चोट लगी। महमूद ने भारतीय कला और संस्कृति का जो विनाश किया, उसका पुनर्निर्माण उसी रूप में फिर से कभी नहीं हो सका। महमूद के आक्रमण से भारत की राजनीतिक दुर्बलता प्रकट हो गई, जिससे भावी मुस्लिम आक्रमणकारियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला।
महमूद की पंजाब विजय के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए शेष भारत की विजय आसान हो गई। पश्चिमी सीमांत का मार्ग अच्छी तरह खुल जाने से भारत में आगे चलकर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारी की दृष्टि से महमूद की सबसे बड़ी देन हिंदूवादी राज्य का विनाश था, जिसके कारण मुसलमानों के लिए भारत विजय सरल हो गई। महमूद ने हजारों हिंदुओं को बलपूर्वक इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करके इस देश में इस्लाम धर्म की नींव जमाने में सहायता की। फिर है गजनी साम्राज्य का पतन। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के बाद मासूद, मादुर, इब्राहिम, अलाउद्दीन की कमजोरी से लाभ उठाकर गौर अफ़गानिस्तान में एक सरदार गयासुद्दीन गोरी ने गजनी पर अपना अधिकार जमा लिया। गजनी शासक खुसरो मलिक पंजाब भाग गया। इस प्रकार केवल पंजाब का प्रांत ही गजनी वंश के अधिकार में रह गया। 1186 ईस्वी में गयासुद्दीन गोरी के छोटे भाई मोहम्मद गोरी ने मलिक खुसरो को जान से मरवा दिया। इस प्रकार भारत से महमूद के वंश का राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। महमूद गजनवी का चरित्र एवं मूल्यांकन। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीयों की दृष्टि से वह निस्संदेह एक क्रूर, बर्बर, लुटेरा, मानवता का शत्रु, निर्मम आक्रमणकारी व सभ्यता और संस्कृति का विध्वंसक था। उसने निश्चय ही निर्दयतापूर्वक भारतीयों के पवित्र धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया, वैभवशाली, संपन्न एवं समृद्ध नगरों को नष्ट भ्रष्ट किया, परंतु वह एक शक्ति संपन्न, शौर्यवान, साहसी सैनिक तथा कुशल सेनापति था। सेना संचालन व कुशल रणनीति का उसे अनुपम ज्ञान था। उसकी प्रबल एवं प्रचंड शक्ति के सामने राजपूतों के संगठित संघों की सामूहिक शक्ति भी न टिक सकी। उसने लूट के साथ ही भारत में धर्म प्रचार हेतु भी प्रयास किया। यह भी एक अद्भुत आश्चर्यजनक सत्य है कि महमूद स्वयं अशिक्षित होते हुए भी शास्त्रों में पारंगत एवं शास्त्र का पारखी था। उसके राजश्रय में उच्च कोटि के विद्वान, साहित्यकार, इतिहासकार व सुविख्यात कवि साहित्य साधना में संलग्न थे। अलबरूनी नामक विद्वान उसी का दरबारी था। वह भारत आक्रमण के समय उसके साथ भारत आया था। अलबरूनी ने अपने व्यापक अनुभव, परिवेक्षण एवं सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा इतिहासकार हसनी शाहनामा के विख्यात लेखक एवं कवि फिरदौसी ने भी महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। फिरदौसी की अमर कृति शाहनामा ने महमूद को अमर बना दिया। महमूद ने एक विश्वविद्यालय, एक पुस्तकालय तथा अजायब घर की स्थापना की। स्थापत्य कला का वह महान प्रेमी था। उसका न्याय बड़ा कठोर था। वह एक दूरदर्शी तथा व्यावहारिक व्यक्ति था, परंतु महमूद एक कुशल शासन प्रबंधक न था। अस्तु वह अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान न कर सका। वह धन का बहुत लोभी था। अपनी मृत्यु के समय वह सोच कर बड़ा दुखी हुआ कि उसने अत्यधिक संपत्ति छोड़कर संसार से विदा होना पड़ रहा है। धन का असीम लालच महमूद के चरित्र का सबसे बड़ा कलंक है। गजनी के बाहर उसने का शासन अत्याचारपूर्ण था। महमूद अपनी राजनीतिक उपलब्धियों एवं सैनिक अभियानों के बावजूद भारत में सदैव एक लुटेरे के रूप में याद किया जाता रहेगा। भारत के बाहर भी उसने अपने समकालीनों के बीच कोई ख्याति प्राप्त नहीं की। उसने ऐसी किसी भी स्थायी संस्था का निर्माण नहीं किया जो कि उसकी मृत्यु पर्यंत कायम रह पाती।